हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 5 सर्कल कर रहे हैं बच्चों। सर्कल तो नहीं है वैसे, इसका नाम आई एम अप एंड राउंड है। ठीक है। नर्सरी क्लास या प्ले स्कूल की जो रिडल हम करते थे सर्कल के लिए, उस पर इसका नाम रखा है। एनसीईआरटी 9th क्लास के बच्चों को प्ले स्कूल और नर्सरी की याद दिलवाना चाह रही है लगता। चलो अच्छा है, थोड़ी सी क्यूटनेस ऐड कर दी उन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे थे हम। इससे पहले के वीडियोस में मैं इसके 10 क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। 11th क्वेश्चन देखो। तो क्या कह रहे हैं, कंसीडर ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर विदाउट ड्राइंग इट्स सर्कम सर्कल, हाउ कैन वी फाइंड आउट whether the center of the circumcircle lies inside the quadrilateral or outside the quadrilateral. What is the best way of finding out? ठीक है बच्चे। तो बच्चे देखो, जैसे ना हम लोगों ने पहले ट्राइंगल में किया था ना, कि अगर हमने कोई ये ट्राइंगल है विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इसका सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमें इसका सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। सर्कम सेंटर जिसको कहते हैं। 5.1 एक्सरसाइज में किया है, क्या किया था हम लोगों ने, इसकी किन्हीं दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया था, और जहां पे इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा है तो उस पॉइंट पे सर्कल का सेंटर होगा, और उसके बाद हम उसको सेंटर को लोकेट करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहे थे। ठीक है। उसी तरीके से जब क्वाड्रिलेटरल अगर है कोई, ठीक है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब ये सर्कल से तो पास हो गई। ठीक है। तो उसका सेंटर लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ नहीं करना, हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना, बिना ड्रॉ किए ही बताना है हमें। तो यहाँ पर भी हम किन्हीं दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैं लिख दे रही हूँ बच्चों, क्या लिखा मैंने, बाय ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटर है बेटा, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये कोई क्वाड्रिलेटर बना दी। ठीक है। तो इसकी दो साइड्स का, किन्हीं दो साइड्स का नॉन पैरेलल साइड्स ही लेंगे आप, का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो मैं रफ सी फिगर बना रही हूँ, तो इसमें आपको डायग्राम बनाने को भी नहीं बोला इन्होंने, बस ये बोला है कि बताओ आपकी ये कहाँ पे बनेगी। ठीक है। यहाँ जैसे कहीं बन जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल बनना चाहिए ना, तो कुछ ऐसा, ऐसी फिगर बन जाएगी, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। जैसे ये यहाँ पे मीट कर गया, अब ये सर्कल के, ये इस क्वाड्रिलेटर के अंदर है, तो इसका मतलब इसका सेंटर अंदर होगा। अगर ये बाहर कहीं बन जाता तो वो बाहर होता है। ठीक है। तो ये मैंने इसको ज्वाइन करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी मैंने ये रफ सी फिगर बनाई है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और इसको एग्जैक्ट फिगर बनाने को बोला भी नहीं। उसके आगे हम लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटर देन द सेंटर विल लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इनसाइड, अदरवाइज इट इज आउटसाइड। ठीक है। तो इससे आगे पूछ रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट वे, हम लिख दे रहे हैं दिस इज द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, यही इसका बेस्ट वे है। ठीक। अच्छा बच्चों, मैंने एक और बात देखी है कि ना कुछ टीचर्स आपको ना ये क्वेश्चन इस तरीके से करवा रहे हैं कि अगर कोई ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके ऑल एंगल 90 से कम है, तो इसका सर्कम सेंटर इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल लाई करेगा, और अगर वो 90 से बड़े हैं, सेंटर आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल लाई करेगा। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, द सम ऑफ फोर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर इसका ईच एंगल 90 से छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि इनका सम तो 360 डिग्री तो नहीं बनेगा ही नहीं ना। ठीक, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करोगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहे हैं, व्हेन टू कोर्स इंटरसेक्ट each of them is divided into two line segments, show that if the intersecting chords are of equal length then the line segment of the one chord are equal to the corresponding line segments of other। तो बच्चे देखो क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर हम O मान ले रहे हैं, टू कोर्ड्स इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, दो कोर्ड्स दे रखी हैं जो कि इसके अंदर सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे मैं पॉइंट E मान ले रही हूँ। ठीक है। ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू टू लाइन सेगमेंट्स का मतलब क्या हो गया बच्चे, जब ए बी और सी डी दोनों ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो ए बी लाइन कोड है ना बेटा, ये दो लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से, ए ई एंड ई बी।
उस तरह से CD कोड है, वो भी दो लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, CE एंड ED, ठीक है। तो यही वो दो लाइन सेगमेंट्स हैं। तो शो दैट इफ द इंटरसेक्टिंग कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और साथ में ये क्या कह रहे हैं बच्चे कि दीज इंटरसेक्टिंग कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD, देन लाइन सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड, ठीक है। तो कौन से लाइन सेगमेंट्स, यही लाइन सेगमेंट्स। तो हमें प्रूव करना है कि इसके लाइन सेगमेंट्स के इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, जो इस कोड का बड़ा लाइन सेगमेंट है वो इस कोड के बड़े लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा, जो इस कोड का छोटा लाइन सेगमेंट है इस कोड के छोटे लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले गिवन से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे में। गिवन में क्या लिखा है, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। AB एंड CD आर टू कोड्स, कोड्स किस तरह की है, इंटरसेक्ट करिए, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E। तो ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए ना बच्चे, ठीक है। और साथ में हमें ये भी गिवन है दैट इंटरसेक्टिंग कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी AB इज इक्वल टू CD भी गिवन है हमें, ठीक है। तो टू प्रूव क्या है, हमें प्रूव करना है कि जब ये दो लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रही हैं ईच कोड, तो ये लाइन सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट के इक्वल होंगे। तो यानी हमें प्रूव करना है दैट AE इज इक्वल टू CE एंड दूसरा क्या प्रूव करना है दैट BE इज इक्वल टू D। ये प्रूव करना है बच्चे, ठीक है। क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर ले रही हूँ। क्या किया मैंने, यहाँ पे O से AB पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम मैंने OM दे दिया, और O से CD के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम मैंने ON दे दिया, और साथ में मैं इसको भी ज्वाइन कर दे रही हूँ, ठीक है। इसके प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इनको दोनों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट ME इज इक्वल टू NE आ गया ना। तो यानी जो हमें लाइन सेगमेंट्स इक्वल प्रूव करने हैं तो उसका कुछ कुछ हिस्सा तो आ गया। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया था तो यहाँ पे मैं साइन भी बना दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल, प्रूफ से स्टार्ट करिए बच्चे, प्रूफ लिख दो या सोल्यूशन लिख दो, जो भी ठीक है, ठीक है। इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखो बच्चे इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो R लग गया, ठीक है। ये साइड कॉमन है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है तो H भी हो जाएगा, और इसकी एक साइड इक्वल होगी, कौन सी साइड इक्वल होगी, OM इज इक्वल टू ON होगा। OM इज इक्वल टू ON क्यों होगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर AB इज इक्वल टू CD है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी इक्वल होगा, इसका मतलब OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा। तो यहाँ से S मिल जाएगा तो RHS लग जाएगा। R लिखती हूँ मैं सबसे पहले, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE, ठीक है। रीजन ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये रीजन हो गया इसका, बाय कंस्ट्रक्शन ईच 90 डिग्री। और उसके बाद क्या है, हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OE। तो इसका रीजन क्या दे देंगे बच्चों, क्या रीजन है, कॉमन, ठीक है। और उसके बाद OM इज इक्वल टू ON, ठीक है। इसका रीजन क्या देंगे, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द, कहां से, सेंटर, ठीक है। और AB इज इक्वल टू CD है तो इसका डिस्टेंस, इन दोनों कोड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी इक्वल होगा, therefore OM विल बी इक्वल टू ON हो जाएगा। तो RHS लगी, therefore by RHS congruence rule, by RHS congruence rule triangle OME is congruent to triangle ONE हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम CPCT से बोल सकते हैं कि ME इज इक्वल टू NE हो जाएगा। और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 भी दे रही हूँ। और इसके बाद का सोल्यूशन तो बहुत ईजी है। क्या करेंगे बच्चे, हम प्रूव कर देंगे कि AM इज इक्वल टू CN भी है, ठीक है। वो कैसे प्रूव करेंगे, एक बार दिमाग पे जोर डालो, ऐसा हमने पहले भी कुछ किया हुआ है। देखो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एज परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of circle bisect the chord, ठीक है।
कोई परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट करता है कोड को, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो देयरफॉर अब ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है इस कोड के ऊपर, तो देयरफॉर इट विल बाइसेक्ट द कोड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा, ठीक है। और रीजन दे दिया हमने क्योंकि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है, देयरफॉर इट विल बाइसेक्ट द कोड। और उसी तरह से बिकॉज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा बेटा। इसका भी रीजन दे देंगे दैट ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। अब बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये हमें गिवन है बच्चे, ठीक है। अगर ए बी सी डी के इक्वल है और मैं दोनों साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी भी तो हो जाएगा ना, ठीक है। और हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, दैट इज इक्वल टू ए एम। और हाफ ऑफ सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चे, हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू सी एन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को। तो ए एम इज इक्वल टू सी एन आ गया हमारे पास। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रही हूँ। एडिंग, अब क्या किया बच्चे मैंने, 1 एंड 2 मैंने क्या किया, इसको और इस इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो वही तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, तो ए एम प्लस एम ई इज इक्वल टू सी एन प्लस एन ई। इनको ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दिया, ठीक है। और इससे उसके बाद क्या मिल जाएगा, ए एम प्लस एम ई किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। और सी एन प्लस एन ई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी ई। तो अब हमने यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 3 भी दे देते हैं, ठीक है। हमें बाकी का हिस्सा करना है। बाकी का हिस्सा करना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। मैं 4 में से अगर 3 को माइनस कर दे रही हूँ, ठीक है, अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस सी ई हो जाएगा ना। तो ए बी माइनस ए ई, इसमें से इतना पोर्शन गया तो क्या बच गया, दैट इज इक्वल टू बी ई आ जाएगा, ठीक। एंड सी डी माइनस सी ई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी ई, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार फटाफट से बता देती हूँ क्या किया हमने। एक सर्कल ले लिया, सर्कल के अंदर हमने ये सेंटर है, ए बी एंड सी डी दो कोड्स बना दी जो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और फिर उसके बाद हमें बोला गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी भी है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है दैट ए ई इज इक्वल टू सी ई एंड बी ई इज इक्वल टू डी ई। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं। हमने यहाँ से ओ से ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पे, ओ से ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी डी पे, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर ली। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये साइड एस हो गई। और एस का रीजन क्या दिया था, 90 तो हमें गिवन है, हमने कंस्ट्रक्शन में कर लिया, ये कॉमन हो गया। और एस का रीजन क्या दे दिया, दैट क्या रीजन दिया था बेटा, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और हमें मालूम है दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी है। देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल हमें क्या मिल गया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एम ई इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा बाय सी पी सी डी, ठीक है। जब मैंने एम ई इज इक्वल टू एन ई लिखा तो यहाँ पे मैं रीजन भी दे दूंगी सी पी सी डी, ठीक है। यहाँ पे रीजन जरूर देना, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एज वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो इसका मतलब क्या है, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा और सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, यानी ये हिस्सा इसका आधा हो जाएगा और ये इसी तरह से ये हिस्सा इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें मालूम है दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी भी होगा। और हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, ए एम, और हाफ ऑफ सी डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू सी एन। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, ये प्लस ये, तो हमारे पास मिल गया ए। और यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड पे सी एन प्लस एन ई इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए ई इज इक्वल टू सी ई। इसका फर्स्ट पार्ट इससे प्रूव हो गया। फिर आगे का तो बहुत आसान है। क्या किया, हमें मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, इसमें से 3 को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा भी इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिछली बार की आपकी एनसीईआरटी बुक थी ना, जो आपके एक क्लास सीनियर बच्चे कर चुके हैं, जो कि अब बुक नहीं है,
ठीक है, चेंज हो गई है, उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो ध्यान से करना। 13th क्वेश्चन देखो बेटा, ड्रॉ अ सर्कल इन विच अ कोड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। बच्चे मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन या थ्योरम प्रूव करते हो ना, तो उसकी जब क्वेश्चन बनाना वो रेफरेंस फिगर है तो उसको आप एक रफ सी फिगर बना लिया करो, ठीक है। पर यहाँ पे ये एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने 5.1 एक्सरसाइज में किया है, तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपरली स्केल, कंपास और डी ये सब कुछ लेके ही हमें ना इसकी फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, एक कोड दे रखी है, इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मैंने एक 6 सेंटीमीटर की कोड बना दी और उसका मैं नाम दे दे रही हूँ ए बी, ठीक है, ए बी मैंने इसका नाम दे दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ सर्कल इन विच ए कोड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब जो ये कोड, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो बच्चे मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई है कि अगर जैसे ये कोई लाइन है और ये कोई सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ का जब भी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर हमें डिस्टेंस की बात की गई है तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये बाइसेक्ट भी करेगी कोड को, ठीक है। तो बाइसेक्ट करेगी तो इसका बाइसेक्टर भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमें परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा और बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, कंपास ले लेंगे, आधे से ज्यादा आग को खोल के, ठीक है, इसको कंपास को आधे से ज्यादा खोल के यहाँ पे मैंने बी पॉइंट पे आराम से अच्छे से रख लिया, एक बार इधर को आग लगा दी, एक बार इधर को आग लगा दी, ठीक है। उसी तरह फिर से, अब अच्छा मैंने अब ये एक पॉइंट पे जब मैंने फिक्स कर ली ना कंपास, तो मेरे को इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। अब क्या किया, जहां पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही है, ठीक है, उनको मैं बड़ी केयरफुली ज्वाइन कर लूंगी। ये जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना बेटा, इसे मैं एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, द कोड इज 6 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बच्चे, हम लोग फिर से स्केल लेके, कंपास लेके एक 3 सेंटीमीटर की आर्क बना लेंगे, खोल लेंगे, कंपास को हम 3 सेंटीमीटर खोल लेंगे, यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर खोल लिया, ठीक है। और यहाँ से जो इसका सेंटर मिला है हमें, यहाँ पे मैंने एक आर्क लगा दी। ये बाई चांस की बात है बेटा कि जो मेरा ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया ना, ये इसी आर्क के ऊपर आया, पर जरूरी नहीं है आपका इसकी आर्क के ऊपर आए, कुछ आगे पीछे भी आ सकता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे क्या करना है बच्चे, हमें एक सर्कल बनाना है, ड्रॉ सर्कल। तो जो अगर ये सर्कल है और ये इसकी कोड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी लाइंग ऑन दिस सर्कल ना। अब मैं ओ से ओ ए रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी, और अगर हमने इस सर्कल को बिल्कुल ठीक से बनाया है ना, तो ये बी को भी टच करता हुआ निकलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया, और यही हमें इस क्वेश्चन में बोला भी गया था। यहाँ ओ लिखना रह गया था, मैं लिख देती हूँ। तो बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 में भी बताया कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो उसके साथ हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ते हैं। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, जो जो हमने किया है उसे हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। तो सबसे पहले क्या किया था, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी ए बी, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी, तो हमने क्या लिख दिया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, दूसरा स्टेप हमने यही किया ना, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, जो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट को हम कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी सी दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम मैं सी दे दे रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट सी मार्क अ पॉइंट ओ विच इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे सी से हमने 3 सेंटीमीटर अवे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। मार्क एन आर्क ही लिख लो यहाँ पे, ठीक है, मार्क एन, ठीक है, विच इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। और लेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड
आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो हमने ये भी मान लिया कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और जो आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम ओ है। ठीक है, उसके बाद टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस वी हैव ड्रॉन अ सर्कल। ठीक है, यही तो बस हमने किया था, तो वही मैंने लिख दिया। ठीक है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। और बच्चों कई बार हमें ये भी पूछ दिया जाता है कि बताओ इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो रेडियस ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं और ट्रायंगल ओ सी ए में सिर्फ बाय पौधियाना पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए हमें मालूम नहीं है, वही तो रेडियस है ना। ओ सी कितना था बेटा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 3 है क्योंकि ये पूरी आर्क 6 सेंटीमीटर की है। ये जो लाइन ओ सी है इट इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो इसका मतलब ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और वो दोनों इक्वल पार्ट्स हाफ ऑफ ए बी भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए सी विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 9 + 9। ठीक है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9 दैट इज इक्वल टू 18, देन ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर ले रही हूँ, 2 × 3 × 3 आ गया ना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 बार आ गया, 3√2 हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। पर ये पोर्शन आपने तब करना है बच्चे इतना, अगर आपको पूछा गया हो कि इसका रेडियस कितना है। अदरवाइज बिना मतलब के अटेम्प्ट नहीं करना शुरू कर देना। ठीक है, ओवर अटेम्प्ट के भी मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, शो दैट द रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। तो क्या दे रखा है बच्चे, हमें एक सर्कल दे रखा है और सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है कि जो ये पैरेललोग्राम है ना, ये असल में एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बना दिया, उसके अंदर मैंने एक पैरेललोग्राम बना दी। जब वैसे आप ड्रॉ भी करोगे ना, रेक्टेंगल ही ड्रॉ होती है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल भी नहीं है। देखो अगर मैंने कोई सर्कल ले लिया है ना, तो अगर मैं इसके अंदर पैरेललोग्राम बनाऊंगी तो कैसे बना लूंगी, है ना। पैरेललोग्राम तो इस तरह से बनेगी ना, तो बनेगी नहीं, है ना। वैसे रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब भी तो पैरेललोग्राम ही होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले हम इसके गिवन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। गिवन में क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम inscribed in a circle। ठीक है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना बच्चे कि ये जो पैरेललोग्राम है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हुई है दैट इज अ rectangle। We mean ABCD is a rectangle as ABCD is a parallelogram। इस तरह से भी लिख सकते हो पैरेललोग्राम। ठीक है, नहीं तो पूरा लिख लेना। वी नो दैट द ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। तो मैं वही लिख दे रही हूँ, एंड ऑपोजिट angles of a parallelogram are always इक्वल। हमको मालूम ही है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। ऑल्सो हमें मालूम है कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, यानी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो हुआ ना। ठीक है, हर पैरेललोग्राम, हर रेक्टेंगल, हर स्क्वायर, हर रोम्बस, हर ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल तो हुआ। Also, ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, ये भी हमें मालूम है प्रॉपर्टी। एंड वी नो दैट द sum of opposite angle of the cyclic quadrilateral is 180 degree and sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, ये भी हमें मालूम है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 180 डिग्री। और उसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे a इज इक्वल टू सी है, तो मैं c को a से रिप्लेस कर ले रही हूँ। तो एंगल a प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रीजन दे देंगे फ्रॉम 1, या ये भी लिख सकते हो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। तो एंगल a प्लस एंगल a कितना आ गया बेटा, 2 टाइम एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा बच्चे, वैसे तो ना ये क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज द रेक्टेंगल। अगर आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिख के भी आप इसे प्रूव कर सकते आप क्या कर सकते हो, इसको चारों एंगल्स को 90 भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, क्योंकि a इज इक्वल टू सी है, तो देखो दे बोथ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल b प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। d को मैंने b से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज b इज इक्वल टू d। तो 2 टाइम एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देखो एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो इट मीन्स एंगल b इज इक्वल टू एंगल d इज इक्वल टू 90। ठीक है, एज ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या गिवन है बच्चे, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो यानी इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना है। ठीक है, और ये इसका सर्कम सर्कल है। ठीक है, रेक्टेंगल इज इनसाइड द सर्कल। वी नीड टू प्रूव दैट देन द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, तो डायगोनल्स इसके क्या हो जाएंगे बेटा, AC और BD, AC एंड BD विल बी द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जिस पॉइंट पे ये AC एंड BD मीट कर रहे हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है बच्चा, तो प्रूव करते हैं बच्चे इसको। देखो किस तरह से करेंगे, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, विद, इसके डायगोनल्स क्या है बच्चे, विद डायगोनल्स AC एंड BD। डायगोनल्स के AC और BD हो जाएंगे ना बच्चे। ऑल्सो ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो यानी क्या हो गया, ABCD एक साइक्लिक रेक्टेंगल है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। टू प्रूव क्या है, दैट AC and BD intersect at center of circle, that is O के ऊपर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो क्या है, अब हमें पता है कि ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री है। अगर इसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा, तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ एंगल सी, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री ना। एंगल BCD पूरे की मैं बात कर रही हूँ अगर, ठीक है, तो हम लिख लेंगे एज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और साथ में बच्चे हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, BCD क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन इट इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एज लिख देते हैं, एज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल।
ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, BCD क्या हो जाएगा, therefore BCD इज अ सेमी सर्कल। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि एक BCD सेमी सर्कल है। अगर ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन है, BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर BD इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है। सिमिलरली एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो देयरफॉर CDA इज अ सेमी सर्कल, बार बार रीजन नहीं देंगे, सिमिलरली लिख दिया हमने। ठीक है, सेमी सर्कल। तो इसका मतलब क्या है, अगर CDA सेमी सर्कल है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल। और कि जब कोई सर्कल है ना, ठीक है, तो उसके जो सभी डायमीटर्स हैं किस पॉइंट पे मीट करते हैं, दे मीट एट द सेंटर। अगर मैं इसके जितने भी डायमीटर्स बना दूंगी ना, तो हमेशा सेंटर पे मीट करेंगे। ठीक है। एंड वी नो दैट diameters of circle meters है, ठीक है, intersects at center। ठीक है, we know that the diameter of the circle intersect at the center, क्योंकि AC and BD are the diameter of the circle, तो इसका मतलब ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, they will intersect at point O। ठीक है, तो therefore AC and BD will intersect at point O। और यही हमें प्रूव करना था, that AC and BD intersect at center of the circle, that is equal to O। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ मैं क्या किया। मैंने बोला कि ये ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है दैट एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो उसका मतलब क्या होगा, BCD इज ए सेमी सर्कल। उसी तरह मैंने बोला कि ये D भी 90, क्योंकि ईच एंगल इसका 90 डिग्री है ना बच्चे, तो इसका मतलब ADC इज ऑल्सो सेमी सर्कल। अगर ADC BCD सेमी सर्कल है, इसका मतलब BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर ADC एक सेमी सर्कल है, इसका मतलब AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और उसके बाद हमें मालूम है दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज मीट एट सेंटर, जो मैंने यहाँ पे बताया भी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का ना एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, हमें गिवन था कि एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, ठीक है, और उसके डायगोनल AC एंड BD है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। तो हमें बताना था कि जो पॉइंट O है ना, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यही क्वेश्चन था पीछे जब हमने लिखा। ठीक है, गिवन टू प्रूव मैंने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिख लिया, जो उसमें दिया था वही मैंने लिख लिया। अब इसमें प्रूफ में क्या चेंज करेंगे बच्चे, कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स के बारे में आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसके जो डायगोनल्स है ना बेटा, एक तो बाइसेक्ट, तो बेटा किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स करते ही हैं। ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल, और एक रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही है ना, ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा, और BO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD हो जाएगा। साथ में इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है ना वो इक्वल भी होते हैं। बाइसेक्ट तो किसी भी पैरेललोग्राम के करते हैं, ठीक है, पर जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है ना, उनकी लेंथ इक्वल भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, AC इज इक्वल टू BD भी हो जाएगा। तो मैंने पहले लिख दिया OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। क्या है, क्योंकि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OC हो जाएगा, और ये OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD हो जाएगा। और साथ में इनकी लेंथ इक्वल भी है, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BD भी हो जाएगा ना बच्चे। और अगर मैं इन दोनों साइड्स को हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो हाफ ऑफ AC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD हो जाएगा। और हाफ ऑफ AC कितना है, OA इज इक्वल टू OC, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। और हाफ ऑफ BD कितना है बेटा, OB इज इक्वल टू OD, ये भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। हाफ ऑफ BD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD।
तो इसका मतलब क्या है, वो ओ पॉइंट है ना, ये ए बी सी डी ये सभी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। It means O is equidistant from all four vertices A, B, C, D. इसका मतलब यही होगा ना कि it is equidistant from all four vertices. ठीक है, और हमें ये मालूम है कि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट जो कि बाकी सभी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वही लिख दिया, इन ए सर्कल पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरे समझाए हुए सभी क्वेश्चन समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अगर कोई डाउट भी है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर उन डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।